जी अस्सलामुअलैकुम, क्या आवाज़ आ रही है सबको मेरी? नेहा, अरूसा, मुझे लगता आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के बारे में, ठीक है? वन ऑफ द टॉपिक जो कि कह लें कि हम लोगों ने नहीं कवर किया था। कल जैसे हमने किया था आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट, आज आपका जो है वो है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के ऊपर। तो ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो है वो क्या होती है। सबसे पहले डेफिनिशन देखेंगे
तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द एडविन बी फिलिपो, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड सो फॉर एज ह्यूमनली पॉसिबल एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर्स परटेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड टू हिज पोटेंशियलिटीज फॉर बेटर जॉब। ठीक है, मतलब आप थ्रू आउट जब कोई भी एम्प्लॉय जो है वो काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी एनुअल एक्सीलेंस जो होती है उसकी रेटिंग की जाती है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट जॉब की, और वो क्या पोटेंशियल रखता है नए आने वाले साल के लिए कि वो अपनी इस करंट जॉब के साथ ऑर्गेनाइजेशन को और क्या फ़ायदे दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। मिसाल के तौर पे वर्दा है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए मैनेजर काम कर रही हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है आपका जो वर्दा की बॉस होंगी इमीडिएट, वो क्या बनाएंगी, वो उनकी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रेडी करेंगी। ठीक है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करना। ठीक है, कोई भी कमेंट लिखना, और परफॉर्मेंस यानी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। तो इसमें सिंपल क्या होता है कि वर्दा की जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड जो है वो क्या किया जाएगा कि उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, और जो भी वर्दा की पोटेंशियलिटीज़ हैं बेटर जॉब के लिए, उसको भी आगे क्या किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर बात की जाएगी। सो ये आपकी आ जाती है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। अकॉर्डिंग टू स्कॉट क्लॉथियर एंड सप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस for apprentices and regular employees, as a guide in making promotion, transfer or demotions, as a guide in making list for bonus distribution, for seniority consideration and for rates of pay, as an instrument for discovering the hidden genius, and as a source of information that makes, ठीक है, कॉन्फ्रेंस विद एम्प्लॉयज़ हेल्पफुल। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि ये स्कॉट और क्लॉथियर जो है उसने इस चीज़ पे बात की थी कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो बेसिकली हमने डिस्कवर करना होता है जो ओवरऑल किसी भी एम्प्लॉय की अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, ये कह लें कि जो ओवरऑल उसके अंदर गट्स होते हैं किसी भी चीज़ को आगे चलाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस लिहाज से जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसने बता दिए हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के हैं। नंबर 1, टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन देयर प्रेजेंट जॉब सो एज टू डिसाइड देयर बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब ये क्या बताती है, ये इफेक्टिवनेस बनाती है आपकी प्रेजेंट जॉब की। ठीक है, जो कि आपको डिसाइड करने में आसानी होती है कि बेनिफिट क्या है। नंबर 2, टू आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एम्प्लॉयज सो एज टू ओवरकम देम थ्रू सिस्टमेटिक गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, फर्दर ये कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स है और आगे आने वाले सालों में उसको किस किस्म की गाइडेंस और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नंबर 3, टू फाइंड आउट देयर पोटेंशियल फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, फर्दर ये कि आप ये देखते हो कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि उसकी प्रमोशन हो सकती है या उसके कैरियर के अंदर जो है वो किसी लेवल के ऊपर एडवांसमेंट लेके आई जा सकती है। अब पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर देखे जाएँ तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन अबाउट द सैलरी इंक्रीज ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल का ओवरऑल पर्पस यही है कि जो है वो डिसीजन लिया जाता है किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो कि करंटली काम कर रहा है कि उसकी सैलरी आपने कैसे इंक्रीज़ करनी है। The continuous evaluation of an employee helps in improving the quality of an employee in job performance. ठीक है, the performance appraisal brings out the facilities available to an employee when the management is prepared to provide adequate facilities for effective performance. ठीक है, यानी कि उसका एनुअली पूरे साल की कह लें कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि आगे जानी होती है। ठीक है, वो उसका जो बॉस होता है इमीडिएट वो उस चीज़ पे बेस कर रहा होता है कि उसको किस किस किस्म के बोनसेस देने हैं, किस किस किस्म की उसकी सैलरी लेवल पे इन्हांस करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आ जाती हैं। इट मिनिमाइज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। ठीक है, और इस तरह से क्या करता है, ये आपका जो कम्युनिकेशन गैप होता है आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के दरमियान में उसको कम कर देता है। प्रमोशन इज़ गिवन टू एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, और जो आपकी प्रमोशन होती है वो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेस पे दी जाती है। द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय
कैन बी आइडेंटिफाई, ठीक है। और उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेस पे आप देखते हो कि जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसको किस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। द डिसीजन फॉर डिस्चार्जिंग एन एम्प्लॉय, ठीक है, या तो फिर आपने उसको डिस्चार्ज करना होता है एम्प्लॉय को। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र अ पर्सन, ठीक है। इवन आप इसको यूज़ करते हो पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए। द ग्रीवियंस ऑफ एन एम्प्लॉय आर एलिमिनेटेड थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल, और किसी भी किस्म की अगर कोई ग्रीवियंस है तो वो आप उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू बताते हो, ठीक है। द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज मोरल, ठीक है। और मतलब अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो ये चीज़ जो है वो क्या करेगी, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ा देगी, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका है क्या। तो अप्रेजल शुड बी इन राइटिंग एंड कैरिड एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है। वही बात मैंने आपको बताई थी कि साल जब ख़त्म होता है तो इसके एंड पे एक परफॉर्मा जारी कर दिया जाता है हर इंडिविजुअल को या हर एम्प्लॉय को जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। राइटिंग परफॉर्मा होता है और उसको क्या किया जाता है, उसको वंस ईयर जो है वो दिया जाता है और उसको रिटर्न फिल करके आपने आगे फॉरवर्ड करना होता है अपने बॉस को जिसके अंडर आप काम कर रहे हो। द परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद द एम्प्लॉय, ठीक है। उसको आपको फिर दोबारा शेयर करनी होती है एम्प्लॉय के साथ जो आपने अपने बॉस को भेजी होती है। एम्प्लॉय शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्स इन राइटिंग टू द अप्रेजल, ठीक है। और फिर ये एम्प्लॉय के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करे अपनी अप्रेजल को, ठीक है। एम्प्लॉयज़ शुड हैव मैकेनिज्म टू अपील द रिजल्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास मैकेनिज्म होता है कि वो अपील करें जो भी रिजल्ट्स दिया गया है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। अपील का मतलब ये होता है कि एक वो रिक्वेस्ट डालें कि अगर कोई चीज़ उनके अगेंस्ट जा रही है तो उसको जो है वो देखें। मैनेजर शुड हैव द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द एम्प्लॉयज़, ठीक है। मैनेजर्स को चाहिए कि वो जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, ऑब्जर्व करें, ठीक है। एंसीडोटल नोट्स होते हैं ऑन द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस शुड बी केप्ट ड्यूरिंग द इंटायर एवेल्युएशन पीरियड। अब जो एंसीडोटल नोट्स जो होते हैं वो आप यूज़ करते हो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखने के लिए और वो आपने अपने उसमें रिकॉर्ड में रखने होते हैं। एवेल्युएटर शुड बी ट्रेन टू कैरी आउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, ठीक है। और एवेल्युएटर जो है उसको आपने ट्रेन करना होता है कि वो कैरी आउट करे परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को। परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड फोकस ऑन द एम्प्लॉय बिहेवियर एंड रिजल्ट्स रादर देन और पर्सनल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो जो आपका एम्प्लॉय होता है उसके ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, कि मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है अपने बॉस के साथ, अपने नीचे वाले अमले के साथ, ठीक है। और इसके ऊपर बेस करती है, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स के ऊपर बेस नहीं करती, ठीक है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। सिंगल एम्प्लॉय इज़ रेटेड बाय 2 रेटर्स। एक जो सिंपल एम्प्लॉय होता है उसको 2 रेटर्स होते हैं जो कि उसको रेट करते हैं। Continuous and personal observation of an employee is essential to make effective performance appraisal. Continuous और personal observation जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है effective performance appraisal के लिए। The rating should be done by an immediate superior of any subordinate in an organization, ठीक है। और रेटिंग जो करवाते हैं वो एक सुपीरियर इमीडिएट सुपीरियर जो होता है उसके थ्रू करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। A separate department may be created for the effective performance appraisal, और इस मकसद के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो कि इसकी ओवरऑल जो है इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर उसने काम करना होता है। द रेटिंग इज़ कन्वेड टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉय, मतलब जिसके बारे में रेटिंग हो रही है उसको कन्वे किया जाता है। द प्लस पॉइंट्स ऑफ एन एम्प्लॉय शुड बी रिकग्नाइज्ड एट द सेम टाइम द माइनस पॉइंट शुड नॉट बी हाईलाइटेड टू मच, ठीक है। मतलब ये नहीं करना कि उसकी जो नेगेटिविटी है उसको उछाल के बताना, ऐसे नहीं करना। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। और मैनेजमेंट को चाहिए कि वो क्या करे, कॉन्फिडेंस क्रिएट करे इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ के माइंड में। द स्टैंडर्ड फॉर ईच जॉब शुड बी डिटर्मिन्ड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड होता है ईच जॉब के लिए उसको मैनेजमेंट डिटर्मिन करती है। सेपरेट प्रिंटेड फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ईच जॉब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब,
और सेपरेट फॉर्म जो है वो बना दिए जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब। टूल्स या मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा, टूल्स या मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो रिव्यू है, असेस है, परफॉर्म है, डेवलप है और प्लान है। ये वो सारे के सारे टूल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मेथड्स में आपके पास ट्रेडिशनल मेथड्स आ जाते हैं और दूसरा आपके पास मॉडर्न मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स में जो है वो आपके पास आ जाता है रैंकिंग मेथड आ जाता है, पेयर्ड कंपैरिजन आ जाता है, ग्रेडिंग आ जाती है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चेकलिस्ट मेथड आ जाता है, क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड आ जाता है, ग्राफिक स्केल मेथड आ जाता है, इजी मेथड आ जाता है, फील्ड रिव्यू मेथड आ जाता है और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आ जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर देखिए मॉडर्न मेथड्स के अंदर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MBO, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, असेसमेंट सेंटर, ठीक है, 360 डिग्री अप्रेजल, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये सारे के सारे मेथड आ जाते हैं आपकी मॉडर्न मेथड के अंदर। उसके बाद रैंकिंग मेथड में जो आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन एम्प्लॉय इज रैंक अगेंस्ट द अदर इन द वर्किंग ग्रुप अंडर दिस मेथड। ठीक है, मतलब रैंकिंग मेथड के अंदर ये होता है कि आपने उसको रैंक कर दिया होता है।
जी पर्दा क्लियर है बेटा? अच्छा, इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने लगे थे। एडवांटेजेस में ये होता है कि ईच एम्प्लॉयज बी कंपेयर्ड विद द अदर पर्सन। इसमें यूज़फुल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बेहतर होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कैन नॉट बी यूज फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनको हम बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। डज नॉट एवेल्युएट द इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, और किसी भी एम्प्लॉय की हम इंडिविजुअलिटी को भी मैयर नहीं कर सकते। इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर किसी भी किस्म की ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। दूसरा जो मैंने आपको मेथड पढ़ाया था वो है इसके अंदर पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन द बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है। ईच एम्प्लॉयज कंपेयर्ड विद द अदर एम्प्लॉयज टेकिंग ओनली वन एट ए टाइम। ठीक है, द एवेल्युएटर कंपेयर करता है टू एम्प्लॉयज को एंड पुट्स अ टिक मार्क whom an employees considers better employer। यानी दो लोगों को उन्होंने एट ए टाइम करना है और दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को साथ साथ उन्होंने पिक करते चले जाना है। ठीक है, अब जैसे ये 3 लोग आ गए, अब जैसे मैं रौलिका, अली हमजा और वर्दा 3 स्टूडेंट्स ले लेती हूँ या 3 एम्प्लॉयज़ ले लेती हूँ। इन्होंने दिए हुए मरगू, सैम, सैली। ठीक है, मरगू इज़ बेटर, सैली इज़ बेटर। ठीक है, यानी कि सैम से। अब दोनों का इन्होंने कंपैरिजन किया तो उसमें मरगू इज़ बेटर, तो रैंकिंग मरगू, सैली एंड सैम। इस तरह से ये रैंकिंग मेथड है। फ्लो चार्ट देख रहे हैं आप, सब समझ आ रही है? इस तरह से हम करेंगे। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये मेथड जो है वो बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है। इंडिविजुअल ट्रेड्स आर एवेल्युएटेड। इसके अंदर इंडिविजुअल ट्रेड्स को एवेल्युएट किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मेथड इज डिफिकल्ट वन। समझना इसको थोड़ा मुश्किल होता है एंड इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल टाइम, यानी कि उसमें पर्सन की ओवरऑल सारी की सारी चीज़ों को अंडर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। A method which forces the rater to distribute the rating of the overall performance of an employee is known as force distribution method. Group wise rating is done under this method। ठीक है, ग्रुप वाइज रेटिंग की जाती है इस मेथड के अंदर एंड दिस मेथड इज सूटेबल टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और ये मेथड जो है वो सूटेबल होता है आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। बट द इंडिविजुअल ट्रेड्स कुड नॉट बी अप्रेज्ड अंडर दिस मेथड। लेकिन इंडिविजुअल ट्रेड्स जो है उसके अंदर नहीं देखे जाते। मिसाल के तौर पे ये उसने एक एग्जांपल दी है, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स डूइंग द सेम जॉब would fall into the same group as superior, at and above average, below average and poor। ठीक है, ये वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की उसने बात की। ये देखिए, अब आपकी वाई एक्सिस के ऊपर उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे दिए हैं और स्कोर उसने दे दिए एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसमें आपके पास एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है और अनसेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, ये सारे स्कोर उसने दे दिए हैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देके। नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका ग्रेडिंग का। इसमें भी रेटिंग के जो है वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें सर्टेन कैटेगरीज बनाई जाती हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिफरेंट एबिलिटीज़ की। ठीक है, एंड इट इज़ डिफाइंड वेल इन एडवांस टू फॉल इन सर्टेन ग्रेड्स अंडर दिस मेथड। सच ग्रेड्स आर वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर एंड वेरी पुअर। ठीक है, जिस तरह से आप लोग क्या करते हो कि आप लोग जो है वो बना लेते हो
अपना ये जैसे क्वेश्चनर आप लोग बिल्ड करते हो तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हो, इसी तरह से इसमें भी आप क्या करते हो, डिफरेंट कैटेगरीज बना लेते हो, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर वगैरह। Here the individual traits and characteristics are identified, ठीक है। और आप क्या करते हो इसमें इंडिविजुअल ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हो। ये उसने बता दिया आपके पास क्वांटिटी ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, अनसेटिस्फैक्ट्री है, फेयर है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है, क्वालिटी ऑफ वर्क, नीटनेस है, थॉरोनेस है, ठीक है, वर्क नॉलेज है जॉब का, फिर नॉलेज है, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर कनेक्टेड विद द जॉब, एटीट्यूड है, ठीक है, जिसमें आप एंथुसियाज्म आ जाती है एंड कोऑपरेटिवनेस आ जाती है जॉब से रिलेटेड, फिर डिपेंडेबिलिटी है जिसमें आपके पास कॉन्शियस आ जाता है, रिलायबल, एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू अटेंडेंस, रिलीव्स, लंच ब्रेक। ऑपरेशन में आपके पास विलिंगनेस आ जाती है एंड एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स टू प्रोड्यूस डिजायर गोल। ये वो सारी की सारी चेकलिस्ट है, ठीक है, एवेल्युएशन की जो है। द अप्रेजल ऑफ द एबिलिटी of an employee through getting answers for a number of questions is called the method of the checklist। वो method of checklist होता है। These questions are related to the behavior of an employees, ठीक है, ये employees के behavior से related होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, is the employee satisfied with the job? ये देखते हैं, yes, no. Does he finish the job accurately? Yes, no. Does he respect the superiors? Yes या no, ठीक है। Is he ready to accept responsibilities? Yes, no, ठीक है। Does he obey the orders? Yes, no, ठीक है। इसमें देखेंगे हम। नेक्स्ट देखें, फोर्स चॉइस मेथड है। A series of the group of the statements are prepared positively or negatively under this method, ठीक है। मतलब इसमें आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स बना देते हो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों की। Both these statements describe the characteristics of an employee। अब ये दोनों चीज़ें जो है वो एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती हैं, बट द रेटर इज फोर्स टू टिक एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट, आइदर आउट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट और आउट ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट। लेकिन रेटर जो होता है वो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट बताता है, या पॉजिटिव बताता है या नेगेटिव बताता है। अब देखें जैसे फॉर्मेट 1 है, इंस्ट्रक्शंस, चूज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉलोइंग द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग describe you best? I am outgoing, I work hard, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, mark your answers on the scale given below the question, which of the following describe you best? I am outgoing, I work hard, इस तरह से, ठीक है। ये वो सारा का सारा फॉर्म है जिसमें फोर्स चॉइस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन फॉर्म है, परफॉर्मेंस फैक्टर्स है, अंडरस्टैंड दी डिपार्टमेंट फंक्शन, ठीक है, follow direction and company policy without supervision, accuracy, skill, completeness and quality of the work performed, ठीक है। लो है, below average है, above average है and high है, ठीक है। ये परफॉर्मेंस रेटिंग आ जाती है आपके पास। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड अगर देखें तो द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंसिडेंट्स अकर्ड really to the concerned employees. Some of the events or incidents are given below. Refuse to cooperate with other employees, ठीक है, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ वो कॉपरेट नहीं करते हैं। Unwilling to attend further training, ठीक है, ये वजूहात हो सकती हैं। Cold entry overwork or with subordinates, ठीक है। Suggested a change in the method of production. Suggested a procedure to improve the quality of good, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल अ फायर, सडन ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट, स्केल्स बना दिए गए। जैसे इन्फॉर्म द सुपरवाइजर इमीडिएटली, स्केल 5 है। बिकम एंशियस ऑन लॉस ऑफ आउटपुट, स्केल 4 है। ये आप शीतल मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना होता है ये, लेकिन जो भी आप फॉर्म देखते हो इससे मिलता जुलता होता है। मतलब अगर आपको एक दफ़ा लेआउट का पता चल जाए तो आपको समझ आ जाता है, ठीक है। मतलब मेन मेथड यही होगा, जैसे क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, पहले जो 2 पढ़ाए हैं वो है,
लेकिन उसमें कह लें 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन जो है वो लेआउट सेम नहीं हो सकता, नेम्स सेम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड है, यानी कि जिसमें ग्राफ बनते हैं मोस्टली. It is also known as a linear rating scale. In this method, the printed appraisal form is used to appraise each employee. यानी कि इसमें ऑलरेडी जो है वो क्या किया जाता है, प्रिंटेड ग्राफ निकाल लिया जाता है. The form lists traits such as quality and reliability and range of job performance characteristics from unsatisfactory to outstanding. ठीक है, unsatisfactory से outstanding की तरफ हर ट्रेट का. ठीक है, the rating is done on the basis of the points on the continuum. The common practice is to follow 5-point scale. जैसे आपके पास देखा जाए, क्वालिटी ऑफ वर्क इज द एक्यूरेसी स्किल्स एंड कंप्लीटनेस ऑफ वर्क. क्वांटिटी ऑफ वर्क इज द वॉल्यूम ऑफ द वर्क डन इन नॉर्मली वर्क डे. कॉन्सिस्टेंटली अनसेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, मतलब ये परफॉर्मेंस रेटिंग उसने बना दी है, जैसे आप देख रहे हैं, ओकेजनली अनसेटिस्फैक्ट्री, कॉन्सिस्टेंटली सेटिस्फैक्ट्री, समटाइम्स सुपीरियर. ठीक है, और कॉन्सिस्टेंटली सुपीरियर. ठीक है, ये वो फॉर्म है. ये परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं और ये परफॉर्मेंस रेटिंग है. फैक्टर्स जो है वो जॉब नॉलेज इज इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द जॉब दैट एन इंडिविजुअल शुड हैव फॉर सेटिस्फैक्टरी जॉब परफॉर्मेंस. उसमें रेटिंग आपके पास ही आ जाती है. पुअरली इन्फॉर्म्ड अबाउट वर्क ड्यूटीज, ओकेजनली अनसेटिस्फैक्टरी, कैन आंसर मोस्ट क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड ऑल द फेज ऑफ द जॉब, हैज कंप्लीट मैस्ट्री ऑफ ऑल द फेज ऑफ द जॉब. यानी कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना होता है. नेक्स्ट जो फैक्टर आ जाता है, डिपेंडेबिलिटी इन द फॉलोइंग डायरेक्शन एंड कंपनी पॉलिसीज विदाउट सुपरविजन. उसमें आ जाता है आपके पास रेटिंग का जो परफॉर्मेंस आ जाता है वो आ जाता है रिक्वायर्ड कांस्टेंट सुपरविजन, मतलब इतना, मतलब किस लेवल का एम्प्लॉय है. ठीक है, रिक्वायर्स ओकेजनली फॉलो अप, यानी कभी कभार चेक कर लें. ठीक है, यूजुअली कैन बी काउंटेड ऑन, रिक्वायर्स वेरी लिटिल सुपरविजन एंड रिक्वायर्स एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द सुपरविजन. ये जो फाइल रिव्यू मेथड है इसको हम जो है वो कल देख लेंगे. ठीक है, अभी आप इसको यहीं तक रखें क्योंकि ये मिक्सअप हो जाएगा. अभी ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड जितने हमने मेथड पढ़े हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक. ठीक है, फील्ड रिव्यू मेथड से हम नेक्स्ट करेंगे. अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. ये आपका एक टॉपिक था जो कि रह गया था परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड.